नमस्कार मित्रों, इन दिनों में किताबें चर्चा में हैं सब तरफ। और यद्यपि हम कहते हैं किताबों का भविष्य बड़ा अंधकार में है, ऐसी बातें भी हम करते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि किताबें जो है वो मुख्य धारा में जैसे लौट आई हैं, उन पर चर्चा ही चर्चा लगातार चलती है। विवाद, बवंडर, बवाल, बहुत सारे जो आप विशेषण जोड़ सकते हैं वर्तमान विवादों पर। और ऐसी एक पुस्तक है मित्रों, जिसके प्रकाशन तो हो गया उसका प्रकाशन, लेकिन उसके प्रकाशन के वितरण पर रोक की मांग की जा रही है, और वो भी हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में, जहाँ पुस्तक वो छपी। पुस्तक लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में है, उनकी पत्नी, दोनों को मिलाकर एक प्रकार से उसका नाम है द माउंटबेटन्स, देयर लाइव्स एंड देयर लव्स। तो ये पुस्तक जो है मित्रों, सिर्फ इसका प्रकाशन तो हो चुका, लेकिन उसका वितरण, उस पर प्रतिबंध के लिए मुकदमे पर मुकदमे वहाँ लड़े जा रहे हैं। और एक मुकदमा जो है स्वयं वहाँ की सरकार ने भी दायर किया हुआ है, और अब तक वहाँ की सरकार सिर्फ उस पुस्तक के प्रसारण पर, वितरण पर, बिक्री पर, सार्वजनिक रूप से बिक्री पर रोक के लिए जो याचिकाएं हैं, उन पर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 6 लाख पाउंड अब तक वो खर्च कर चुकी हैं सिर्फ अदालती फ़ीस के नाम पर। और स्वयं जो प्रकाशक है, जो अपने बचाव में बहुत महंगे महंगे वकीलों को लाता है इसी मुकदमे में, उसको भी 3 लाख पाउंड जो हैं वो खर्च अब तक करने पड़ रहे हैं, और विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। और स्वयं वहाँ की महारानी की ओर से जो एक याचिका के मातहत उसी याचिका के विरुद्ध जो तर्क दिया गया है महारानी की ओर से, उनके अधिवक्ताओं ने, उनके वकीलों ने, उनका भी ये कहना है कि अगर कोई भी अगर हमारी छवि जो है किसी पुस्तक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकृत होती है या विवादों का विषय बनती है, तो हमें उससे परहेज़ करना चाहिए। एक विनम्र सा आग्रह है उसमें ये नहीं है कि महारानी ने अपनी ओर से कोई आदेश जारी किया हो, लेकिन एक आग्रह उनकी तरफ से भी दायर हुआ है कि अगर हो सके तो ऐसे ही किसी पुस्तक का वितरण और उसका जो आगे जो प्रसारण है उसको रोका जाए, ताकि विवाद जो है वो कम बने। मित्रों, लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी विशेष रूप से दोनों ही इस देश के विभाजन के साक्षी भी रहे हैं, और उनका नाम अगर सूत्रधारों की अगर फहरिस्त बनेगी तो टॉप 10 जो सूत्रधार हैं उनमें भी उनका नाम शामिल रहा है। इस अवसर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी डायरीज़ का भी विवरण दिया कि अपनी डायरीज़ लिखी, और उन डायरीज़ के आधार पर बहुत कुछ जो है वो सामने आया है। और ये इतनी विवादास्पद उसमें टिप्पणियां हैं कि कहा यह जाता है, जो अभी तक पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन कहा यह जाता है कि उसमें जैसे नेहरू और पटेल के संबंधों पर जो टिप्पणी है लॉर्ड माउंटबेटन की अपनी डायरी में दर्ज, वो दोनों को स्कूल बॉयज़ की संज्ञा देते हैं कि छोटी छोटी बात पे स्कूल के लड़कों की तरह से ये लोग लड़ पड़ते हैं। मतलब उन्होंने इन लोगों के, हमारे लिए जो कद्दावर, जो महानायक हैं अपने समय के, उनको एक बड़ा छोटा और बौना स्वरूप देकर प्रस्तुत करना, ये है तो गलत। लेकिन ये लॉर्ड माउंटबेटन को निजी रूप से तो अपने संस्मरणों में जो चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें प्रकाशित होकर सार्वजनिक होती हैं तब वो आपत्तिजनक बन जाती हैं, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके महानायकों को आप स्कूल बॉयज़ की संज्ञा दे डालो। तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन यद्यपि हमारे देश के तो अंतिम वायसराय भी थे और प्रथम गवर्नर जनरल भी थे विदेशी, क्योंकि बाद में भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को पदभार सौंपा गया, और विभाजन के मुख्य सूत्रधार, विभाजन के समय उनके कार्यकाल में उनके ही वायसराय रहते हुए ये विभाजन की सारी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी लिखी गई। लेकिन उसमें यह है कि ये दोनों का जो संबंध था देश के सामान्य नागरिक से भी बना हुआ था। माउंटबेटन अपेक्षाकृत, माउंटबेटन दंपति कहना चाहिए, दोनों का जिक्र करना चाहिए कि माउंटबेटन और उनकी पत्नी
दोनों ही इस देश के सार्वजनिक जीवन से जुड़ गए थे। और यहाँ तक कि जब ये भारत पाक विभाजन के दिनों में जब वहाँ शरणार्थी शिविर दिल्ली में लगे तो शरणार्थी शिविरों का निरीक्षण करने के लिए दोनों दंपति जो ये दंपति माउंटबेटन दंपति लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी दोनों ही वहाँ पर शिविरों में भी गए और शिविरों में जाकर भी उन्होंने सारी सबकी स्थिति देखी और राहत के कार्यों में अपनी मुख्य भूमिका भी निभाई। और लॉर्ड माउंटबेटन हर चीज़ के गवाह थे। विभाजन के दिनों के सबसे बड़े गवाह, सबसे बड़े साक्षी लॉर्ड माउंटबेटन ही माने जाते हैं कि जो रहस्य उन दिनों के उनकी डायरीज़ में संकलित हैं, उनका अगर प्रकाशन होता है तो इन दोनों देशों में 70 वर्ष के बाद भी, 73 वर्ष के बाद भी अब भी संभावनाएं या आशंकाएं कुनमुनाती हैं कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा विस्फोटक वातावरण तैयार हो सकता है। और ये था कि बहुत सारे जो उन डायरीज़ में, जो लॉर्ड माउंटबेटन की डायरीज़ हैं, उनमें बहुत सारे पन्ने हमारे महानायकों के श्रीमती माउंटबेटन से संबंधों को लेकर भी हैं। यद्यपि ब्रिटिश समाज जो है वो इस धरातल पर नीचे उतर कर नहीं सोचता, उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है, लेकिन उसके बावजूद जो जो उन्होंने महसूस किया है, जो जो उनकी व्यक्तिगत निजी अनुभूतियां हैं, बड़े आदमी की निजी अनुभूतियां भी कई बार सार्वजनिक होने लगती हैं। अब निजत्व और सार्वजनिक ज़िंदगी दोनों में एक महीन सा फ़र्क है। आम आदमी की ज़िंदगी तो काहे का उसका निजत्व और काहे की ज़िंदगी उसकी तो हर चीज़ बेपर्दा है, लेकिन बड़े लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ अलग अलग होता है। उनको सार्वजनिक ज़िंदगी में, पब्लिक लाइफ में भी अपने बर्ताव को बिल्कुल अलग ढंग से प्रस्तुत करना होता है। लेकिन जब व्यक्ति संस्मरण लिखता है, अपनी डायरीज़ लिखता है, तो उस वक्त व्यक्ति नाटक नहीं कर सकता, व्यक्ति छद्म शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। बड़ी ईमानदारी से जो उसने देखा है, जो जाना है, जो महसूस किया है, जो जिया है, उसको अभिव्यक्त ईमानदारी से अगर नहीं करता तो व्यक्ति अपनी ही नज़रों में भी गिरने लगता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसने अपनी डायरीज़ लिखते हुए किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी से परहेज़ नहीं किया जो टिप्पणी प्रामाणिक ना हो। उन्होंने प्रामाणिक बातें जो हैं उनका उल्लेख करना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो समझते थे कि लॉर्ड माउंटबेटन की अपनी ज़िंदगी, जिसमें उन्हें सी लॉर्ड भी कहा जाता था, वहाँ की नेवी के वो सबसे बड़े महानायक रहे हैं समुद्री सेना के, और उनका द्वितीय महायुद्ध में उनकी विशिष्ट भूमिका भी रही है। तो ऐसे महानायक जिनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल अलग ढंग की हो, उनसे ये अपेक्षा तो की जाती है कि अपने समसामयिक इतिहास को वो अपने संस्मरणों का हिस्सा ज़रूर बनाएं, और उन्होंने बनाया भी। लेकिन मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ संस्मरण स्थिति ऐसी विस्फोटक करते हैं कि व्यक्ति, लिखने वाला भी सोचता है कि मेरे जीवन काल में तो ये प्रकाशित ना हो तो अच्छा है। और ये चीज़ हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ भी थी। उन्होंने भी जो मेमोयर्स अपने लिखे, अपने संस्मरण लिखे, उनके साथ ये भी आग्रह था कि इस संस्मरण का ये भाग जो है ये तब तक प्रकाशित ना हो जब तक मैं स्वयं जीवित हूँ। प्रतिक्रिया को सहन करने के लिए वो भी तैयार नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि अगर कुछ करना है भाई, इन चीज़ों को सार्वजनिक करना है तो मेरे बाद कर लेना। मैं नहीं चाहता कि जीते जी लोग मुझसे नफ़रत करने लगे या मेरा मूल्यांकन गलत दृष्टिकोण से करने लगें। शायद इसीलिए उन्होंने बहुत सारी बातों को रहस्य के पर्दे में रखकर अपनी ही संस्मरणात्मक पुस्तक के कुछ एक अध्यायों के प्रकाशन पर स्वयं ही रोक की घोषणा की थी कि उनके जाने के बाद ये सार्वजनिक किए जाएं, ये सार्वजनिक ना हों। ये मित्रों, ये जो ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल जो पत्र व्यवहार होता है या जो संस्मरण होते हैं, इनके बारे में भी कानून है। एक मैं आपको बड़ी एक सीधी सी बात कर दूं, इनके बारे में भी आईपीसी में धाराएं दर्ज हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लेखक की सहमति और अनुमति, पूर्वानुमति के बिना उनको सार्वजनिक रूप से प्रसारित
या प्रकाशित नहीं किया जा सकता। ये लेखक को अधिकार है, तभी कॉपीराइट कानून भी बना और सारा कुछ हुआ। अगर लेखक के सर्वाधिकार उसके पास सुरक्षित हैं तो जब तक वो चाहे अपने संस्मरणों को, अपनी कृतियों को अपने पास रख सकता है। और ये मतलब आप देखिए कि ये एक सिलसिला विवादों का कहाँ तक चला जाता है कि आज लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है, वो चले गए, लेकिन डायरीज़, संस्मरण आज भी हैं। और उन संस्मरणों में इतनी कुछ सामग्री है, यदि उसका प्रकाशन होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि वो राजवंश से थे, उनका संबंध राजवंश से था, तो राजवंश के एक महत्वपूर्ण महानायक की ज़िंदगी के जो स्वर्णिम जो पृष्ठ अब तक माने जाते हैं, अगर वो विवादों के दायरे में घिर जाते हैं और छिछालेदार होती है, तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश नागरिकों और ब्रिटिश सभ्यता और ब्रिटिश संस्कृति के बारे में भारतीय संस्कृति, भारतीय नागरिकों और भारतीय समाज में एक नई वितृष्णा का भाव भी पैदा हो। हम लोग पहले भी महसूस करते हैं कि हम लोग त्रस्त रहे हैं उन लोगों के दखल के कारण, हमें देश के कई कई टुकड़े बर्दाश्त करने पड़े, बहुत कुछ हुआ है, अब ये लंबी कहानी है। लेकिन संस्मरणों को लेकर जो विवाद खड़े होते हैं, मैंने उसका जिक्र करने के लिए आपको उदाहरण दिया कि वहाँ की सरकार भी अपने जो प्रतिबंध के जो पक्ष में जो पैरवी कर रही है, उस पर भी 6 लाख पाउंड उसने खर्च कर दिया, प्रकाशक के भी 3 लाख पाउंड खर्च हो गए और निर्णय अभी तक नहीं हुआ। तो मित्रों, ऐसी चीज़ों को आपस में बांट लेना चाहिए। धन्यवाद।